तो हम लोग टर्म समझने का कोशिश कर रहे थे। पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन का जो भी पोर्शन था वो हम लोग कर लिए थे। तो आ जाइए, आज भी कुछ टर्म पहले हम लोग देखेंगे, फिर क्रॉस और गैमेट सीखेंगे बनाने के लिए। ठीक है, शुरू करें पढ़ाई। तो आइए, सबसे पहले एक टर्म है फैक्टर। ठीक है, अब इस फैक्टर को क्या बोलते हैं? ये फैक्टर एक्चुअल में है क्या? इसको भी बोला जाता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। पढ़े होंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मीन्स इसके थ्रू क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट था जो बाद में इसको फैक्टर, अभी जो है इस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर क्या है एक्चुअल में? जोहानसेन नाम सुने थे? कहीं आया था जोहानसेन नाम? अब जो है इस फैक्टर को ही बोला जाता है नो, इट इज नोन एज, अब इसको हम लोग बोलते हैं जीन। तो फैक्टर कहिए या जीन कहिए, बात बराबर है। जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट में बोला गया है कि कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर यूनिट। ठीक है, मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर कंट्रोल होगा वो कौन कंट्रोल करेगा? डिस्क्रीट यूनिट। और उस यूनिट को मेंडल क्या बोले थे? फैक्टर। ठीक है, बाद में एक साइंटिस्ट आए जोहानसेन, इसको क्या बोले कि ये जो फैक्टर है एक्चुअल में ये क्या है? जीन ही है। ठीक है, अब फैक्टर के बाद आ जाइए, एक और टर्म आपको सीखना है, दैट इज एलील। तो व्हाट इज एलील? एलील क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ जीन। वेरियस, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। वेरियस फॉर्म ऑफ जीन एग्जिस्ट। ये जो एलील है ये आपको मिलता है, एग्जिस्ट इन पेयर। एक पेयर होगा और इस पेयर का जो मेंबर होगा, वन मेंबर ऑफ द पेयर is inherited from father और दूसरा जो होगा अदर फ्रॉम मदर। ठीक है, जैसे अगर किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कैपिटल आर, या सपोज कैपिटल आर स्मॉल आर, या हम लोग स्मॉल आर, तो ये क्या है कि अलग अलग फॉर्म है, अल्टरनेट फॉर्म है। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग कहेंगे एक एलेलिक पेयर है। ये क्या है? एक एलेलिक पेयर है, इसको हम लोग कह दिए एलेलिक पेयर है। और इस एलेलिक पेयर में क्या है? दो मेंबर है। एक मेंबर जो है ये फादर से आएगा, दूसरा मेंबर जो है वो कहाँ से आएगा? मदर से आएगा, और दोनों मिलके एक एलेलिक पेयर बनाया। अगर हम लोग जीन के टर्म में इसको बोलें तो ये जीन, अगर एक जीन है तो आगे हम लोग देखेंगे कि एक जीन जो है ये रिप्रेजेंटेड बाय एलेलिक पेयर। एक एलेलिक पेयर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज एलील? तो एलील क्या है? इट इज ए वेरियस फॉर्म ऑफ जीन। अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है। ठीक है, ये पेयर में होता है, हमेशा पेयर में होगा। और इस पेयर का जो मेंबर होगा, एक मेंबर फादर के तरफ से आएगा तो दूसरा मेंबर जो है वो मदर के तरफ से। अब इसी में आपको एक और टर्म नेक्स्ट जो समझना है, अगर हम लोग बात करें
होमोजाइगस का मतलब क्या होगा कि अब जो ये एलेलिक पेयर है, ये जो हम लोग एलेलिक पेयर का बात कर रहे हैं, किसी भी जीन का या किसी भी एलेलिक पेयर का अगर दोनों मेंबर, ये दोनों मेंबर, ये जो देख रहे हैं ये दोनों मेंबर अगर सेम है, इफ बोथ द मेंबर ऑफ एलेलिक पेयर इज सेम, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होगा, बोथ मेंबर ऑफ द एलेलिक पेयर इज सेम। अगर ये सेम है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजाइगस। तो ये कैपिटल आर लिखें या आप लोग क्या लिखें, कैपिटल टी या कैपिटल वाई, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। ठीक इसी तरह अगर हेट्रोजाइगस का बात करें तो हेट्रोजाइगस क्या होगा, हेट्रोजाइगस किसे कहेंगे कि अगर क्या है, मेंबर जो है, मेंबर ऑफ एलेलिक पेयर अगर डिसिमिलर है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। अब इसी का अगर ये होमोजाइगस कंडीशन बोल रहे हैं तो हेट्रोजाइगस क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों मेंबर अलग अलग है। कैपिटल टी में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख रहे हैं तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका हेट्रोजाइगस। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आ जाइए, हम लोग बात करेंगे डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट से पहले हम लोग कर लेते हैं, डोमिनेंट से पहले कुछ टर्म कर लेते हैं हम लोग। लाइक एक है आपका जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होगा, व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप क्या मीन्स किस प्रकार के जीन से हम लोग बने हुए हैं, मीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या कहिए जेनेटिक मेकअप। मीन्स अगर कोई इंसान है, हम हैं, तो मेरे अंदर कौन कौन सा जीन है, कितने टाइप ऑफ जीन से, किस किस जीन से बने हुए हैं, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या कहिए आप ये क्या होगा, जेनेटिक मेकअप। इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ये तो जीनोटाइप हो गया। नेक्स्ट टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आप किसी को देख के ये कह सकते हैं कि ये लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला है, कुछ भी जो आपको बाहर से दिख रहा है, द टोटल आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन, अगर इसको टेक्निकली बोले या सिंपली आप कह सकते हैं कि द एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स बाहर से देख के अगर आप किसी के को बता सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक ये क्या है, लंबा है, नाटा है, शॉर्ट है, टॉल है, ब्लैक है, वाइट है, तो ये हो गया आपका फिनोटाइप। ये क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। मीन्स एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मीन्स बाहर से जो हम लोग बता सकते हैं। अब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है, कोई बताइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? सिंपल है, अगर आपको जीन का कंसेप्ट समझ में आया है
तो ये समझ में आएगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या रिलेशनशिप है। गुड। क्या है कि विदाउट जीनोटाइप हम कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, या आप कैसा दिख रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके अंदर कौन सा जीन है। मीन्स आपका जो एक्सटर्नल ऑब्जर्व करके या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। मीन्स जीनोटाइप डिटरमाइन द फिनोटाइप, विदाउट जीनोटाइप फिनोटाइप पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप डिटरमाइंस फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या डिटरमाइन करेगा, फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप डिटरमाइंस द फिनोटाइप। ये सारा टर्म आपको समझना जरूरी है, बिना ये सारा टर्म समझे आगे अगर जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जब हम लोग क्रॉस करते हैं आगे जितना आगे बढ़िएगा ये सारा टर्म यूज होगा। एलील कहीं पे यूज हो रहा है, होमोजाइगस हो रहा है, हेट्रोजाइगस हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है, रिसेसिव हो रहा है। तो इसलिए ये सारा टर्म आपका क्या होना चाहिए, एकदम आपको समझ में आना चाहिए, मुंह से निकलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या चीज़ का बात हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सारे टर्म को अच्छे से समझिए। डोमिनेंट का अगर बात करें, आवाज़ जा रहा है इन सबको, ठीक। डोमिनेंट में क्या होगा, कैरेक्टर दैट एपियर्स या कहिए एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों में, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, अब कैपिटल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड, स्मॉल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंकल, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों है, तो इसमें से ये जो कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस होगा सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, राउंड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्मॉल आर के इफेक्ट को क्या कर दिया, दबा दिया, सप्रेस कर दिया। और अगर ऐसा कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में तो ये एक्सप्रेस्ड होगा ही होगा। तो जो कैरेक्टर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों में अगर एपियर हो रहा है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे, या कहिए जो एक्सप्रेस्ड होगा किसमें, एक्सप्रेस्ड इन F1, जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस्ड होगा इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा, दैट इज रिसेसिव। रिसेसिव किसको कहेंगे, कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस्ड होगा एंड गेट्स सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, रिसेसिव। अब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये तो कहानी हम लोग यहाँ कर लिए। होमोजाइगस कंडीशन क्या हो गया, स्मॉल आर, जब दोनों मेंबर सेम है, अभी बताए होमोजाइगस कंडीशन। सिर्फ ऐसा कंडीशन रहेगा तो ही ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिसेसिव, ठीक है। अब आ जाइए, मेंडल साहब जो टेक्निक यूज किए थे, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। पहले भी पढ़े होंगे, कहीं पे पढ़ाए होंगे।
तो व्हाट इज इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन। मैचुरेशन कहिए, हाँ वही, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन। किस लिए इसको हटा देते हैं? क्यों रिमूवल करना पड़ता है? एंथर को क्यों हटाना पड़ता है? इसको हटाने के पीछे क्या रीजन है? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट आइए, इसके साथ साथ एक और टेक्निक यूज किए थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैगिंग। बैगिंग क्या है? कवरिंग ऑफ स्टिग्मा। इसको भी क्यों कवर करते हैं? टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल पॉलिनेशन। ठीक है, अनडिजायरेबल पॉलिनेशन ना हो, कहीं का पॉलन या सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, इसलिए इसको हम लोग टाइटली क्या करते हैं? किसी पॉलीथीन से बांध देते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, एक और पॉइंट लिखिए, लोकस। नेक्स्ट जो है ये है लोकस। तो व्हाट इज लोकस? लोकस क्या है? गुड। द परमानेंट फिजिकल पोजीशन ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, द परमानेंट फिजिकल पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। मान लीजिए कोई एक ये क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये कैपिटल ए है, इधर कैपिटल बी है, तो ये क्या कहलाएगा? ये लोकस कहलाएगा, जहाँ पे जीन का पोजीशन होगा। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद एक टर्म यूज होता है हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड, ये क्या है? हाइब्रिड विगर किसे कहेंगे? कि जब आपका F1 क्या होता है? हाइब्रिड कहलाता है। जब हम लोग क्रॉसिंग करते हैं तो क्रॉसिंग में जो F1 होगा, इस F1 को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। ये हाइब्रिड जो है ये सुपीरियर है दोनों पेरेंट से, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग हाइब्रिड विगर कहेंगे। मीन्स क्या हो गया? F1 प्रोजेनी, या कहिए हाइब्रिड में शो सुपीरियरिटी देन आइदर पेरेंट। दोनों पेरेंट जो है उस दोनों से अगर सुपीरियरिटी शो कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? हाइब्रिड विगर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, एक है रेमेट। रेमेट किसे बोलते हैं? व्हाट इज रेमेट? कोई बताइए। हाँ, इच इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ द क्लोन। मेंबर ऑफ द क्लोन को भी हम लोग रेमेट्स बोलते हैं। आप क्या कर सकते हैं? मेंबर या इच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द क्लोन, या कहिए प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय यूनिपेरेंट। यूनिपेरेंटल है या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बना है। किससे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? रेमेट्स। ठीक, अब रेमेट्स का अगर बात कर ही लिए तो इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं क्लोन का भी।
तो क्लोन किसे कहेंगे? क्लोन क्लोन किसे बोलते हैं? जो क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट्स। जिससे बनाए उससे अगर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली अगर सिमिलर है, सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इतना टर्म आपको समझ में आना चाहिए जेनेटिक्स पढ़ने से पहले। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इतना सारा टर्म समझ में आना चाहिए। अगर ये सारा टर्म आपको समझ में आ रहा है तो आगे आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, समझ में आएगा। जो मिस कर जाते हैं हम लोग, जो बोलते नहीं समझ में आ रहा है, जेनेटिक्स हार्ड है, एक क्या है, हर स्टूडेंट के मन में ये डर भय बैठा हुआ रहता है कि जेनेटिक्स डिफ़िकल्ट है। पता नहीं जेनेटिक्स में क्या आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। जेनेटिक्स से आसान कोई चैप्टर है नहीं मेरे हिसाब से, और यही अगर आप लोग भी मानिएगा कि जेनेटिक्स सबसे आसान है तो बहुत आसान हो जाएगा। और हर एक टर्म को समझते रहिए मेरे साथ, और जहाँ दिक्कत आए, जहाँ नहीं समझ में आए, वहाँ बताइए। ठीक है।